अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। दुआ गो हूँ कि आपके आज के दिन का आगाज़ बहुत शानदार अंदाज में हुआ और अल्लाह पाक आने वाले हर दिन को आपके लिए ढेरों ढेर कामयाबियों और खुशियों का सबब बनाए, आमीन। हमेशा से जो है हम इस बात पे फोकस करते हैं कि हमें कामयाबी मिल जाए, लेकिन कामयाबी और आपके स्ट्रगलिंग पीरियड के दरमियान की एक बहुत अहम कड़ी जो है वो पेशेंस है। आपको सब्र के साथ अगर आप कुछ भी काम करते हैं और उम्मीद नहीं छोड़ते, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपकी लाइफ में कुछ भी बेहतर ना हो। अल्लाह ताला से हमेशा बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। अगर हम बेहतरी की उम्मीद रखते हैं तो अल्लाह पाक आपको हमेशा बेहतरीन से नवाजते हैं। तो जो पेशेंट है, जो सब्र है, वो आपके सक्सेस और आपके एफर्ट दोनों के दरमियान का एक बहुत मेन ब्रिज है। तो कोशिश करें आप अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट करें, और जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी एफर्ट जो है वो बहुत मैटर करती हैं। तो अपनी एफर्ट को भरपूर तरीके से करें, अपना 100% दें और बाकी रब की ज़ात पे छोड़ दें। आप अपनी तरफ से अपना काम करें, अल्लाह आपका रिवॉर्ड आपको ज़रूर नवाजेगा किसी न किसी सूरत में। समटाइम ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं लेकिन वो हमें नहीं मिलती और हम सोचते हैं कि शायद हमारी तरफ से कोई कमी थी। तो कमी आपकी तरफ से नहीं होती, कमी बल्कि उसकी बेहतरी ये होती है कि अल्लाह ताला ने उससे बेहतर कुछ आपके नसीब में लिखा होता है। तो हमेशा कोशिश करते रहें और अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने की तरफ जो है वो एक मुस्बत सोच के साथ, पॉजिटिव जो है वो गोल के साथ आगे बढ़ते रहें। अल्लाह पाक आप सबके लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे, आमीन। इसी अच्छी बात के साथ हम बात करें अगर मुल्की हालात की, तो मुल्की हालात हमारे जो हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्माहट का शिकार है। मतलब कि अगर सियासत की बात करें तो उथल पुथल हमेशा से सियासत में होती रहती है। और अब क्योंकि जनवरी में मतवक्के भी हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और सियासत का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए, सियासत पे बात करने के लिए, मुल्क की सूरत हाल किस तरह बेहतर की जा सकती है, इस सभी मौजू पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर मुनव्वर फ़याज़ सनी, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। सर, अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत हमेशा से जो है वो जो है उसमें सियासी अवानों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है, बहुत ज़्यादा सरगर्म रहते हैं सियासतदान अपनी एक्टिविटीज़ को लेके। सबसे पहले तो इस टाइम पे जो मेन बात है वो मियाँ साहब की वापसी है, जो कि 21 अक्टूबर को मुतवक्को की जा रही है। तो उस हवाले से बताएं कि क्या तैयारियां चल रही हैं और मियाँ साहब के आने से पार्टी में कौन सी चेंजेस आएंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीनत, पहले तो मैं आपका और 41 का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके ज़रिए से हर पाकिस्तानी को इस्लामी अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। और उसके बाद मेरा पैगाम है, पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। बात यह है कि अगर मैं अपनी, जो आपका सवाल है, इस बात को करने से पहले अगर मैं आज ज़िक्र ना करूं जो एक इंतहाई दिलखराश और तकलीफ़ वाला मामला फ़लस्तीन में चल रहा है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी। अभी देखिए कि ताकत के नशे में एक मुल्क एक अपने पड़ोसी मुल्क के साथ जो कर रहा है, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि हमारे मुल्क के जैसे हालात हैं, तो मैं ग्लोबली कहता हूँ कि इस टाइम हालात ऐसे हैं कि बहुत बहुत दिल खराश और बड़े तकलीफ़ दे मामले हैं। लेकिन अगर ये इसको समझा इस तरह से जाए कि ये एक होता है ना नशा, एक केमिकल एडिक्शन होती है और एक होते हैं नॉन केमिकल एडिक्शन। अब केमिकल एडिक्शन में तो वो जो हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने होश हवास खो बैठते हैं। कुछ ताकत के नशे में आकर अपने हवास खो बैठते हैं। तो उसमें एक शायर ने बड़ा खूब कहा कि ये नशा ये खुमार सरमस्ती व सरूर, कज़ाके होश दुश्मन जहाँ कातले शऊर, एक रोग एक आर्जा एक ऐब एक फतूर, शैतान से करीब है इंसानियत से दूर। अब देखिए कि वो इंसानियत से गिरी हुई जो हरकतें हैं, इसको मैं कंडेम करता हूँ और पूरी मुस्लिम उम्मा तकलीफ़ में है। तो इंटरनेशनली सारी कुव्वतों को चाहिए कि इसका नोटिस लें और इसे फिलफौर मुतालबा करते हैं कि इसको फिलफौर रोका जाए जो इस तरह मासूम जानों का ज़िया हो रहा है। और उसके बाद जो आपका सवाल है, देखें पाकिस्तान में सियासत अभी जिसका आगाज़ होने जा रहा है इंशाल्लाह, जहाँ से तरक्की का सफ़र रुका था, जहाँ से सियासत का पहिया जाम हुआ था, वो दिन जब
शुभ शब-खून मारा गया था मेरा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। बिल्कुल एक ऐसा एक गुनाह, एक ऐसा एलिगेशन जिसको अगर बुनियाद अगर आप हवास में हैं, होश में हैं, अगर आप समझ बूझ रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा जवाब बनाकर निकाला जाना, वो असल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ वो खिलवाड़ या उनके साथ वो ज्यादती और जुल्म नहीं था, वो जुल्म पाकिस्तान के साथ था, वो जुल्म पाकिस्तानियों के साथ था। उसका नतीजा हम सब ने देख लिया है, हमने भुगत लिया। तो वैसे भी ये हकीकत है कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अब इंशाअल्लाह जुल्म जो है उसके मिटने का टाइम हुआ चाहता है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरा कायद जहां से तरक्की का सफ़र रुका था, इंशाअल्लाह वहीं से आकर उसका आगाज़ होगा। 21 तारीख को अल्लाह ताला की ज़ात अपना फजल करम करे, खैर अफ़ियत हो हर पाकिस्तान के और हर पाकिस्तान की सलामती हो। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह आएंगे। उन्होंने पहले भी पाकिस्तान के लिए, जो तरक्की के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, इंटरनेशनली नेशनली पाकिस्तान में रहने वालों के लिए जो मंसूबे बनाए, जो मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए, जिनका आगाज़ किया, बहुत सारे मुकम्मल भी हुए। तो मैं समझता हूँ कि उसकी मिसाल हमें अगर हम ढूंढें भी तो किसी और हुकूमत में नहीं मिलती। ये हकीकत है। और शायद कुछ ऐसी कुव्वतों से ये बर्दाश्त ना था कि पाकिस्तान सौखा क्यों हो रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ क्यों रहा है, पाकिस्तानी सौखे सुकून में क्यों हैं। तो उन्होंने ये एक घिनौनी हरकत की, लेकिन नतीजा हम सब ने देख लिया। तो अब हमें दुआ करनी चाहिए पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की सलामती के लिए भी, क्योंकि ये वतन है तो हम हैं। बिल्कुल। तो और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी के लिए भी कि ये टाइम है कि हर पाकिस्तानी जो किसी शोबा से तल्लुक़ रखता है, वो ताजर है, वो ब्यूरोक्रेट है, वो स्टूडेंट है, वो एक आम दिहाड़ीदार है, वो हर बंदा परेशान है। उसकी वजह यह है कि सही तरीके से पाकिस्तान को, उस तरीके से पाकिस्तान चल नहीं रहा जिस तरह से पाकिस्तान को चलना चाहिए, और पाकिस्तानी उस तरह से पाकिस्तान में रह नहीं पा रहे जिस तरह से पाकिस्तान को लिया गया था, जिस मकसद के लिए, जिस मिशन और विजन पे पाकिस्तान को बनाया गया था। ये तो कलमे के नाम पे बनाया पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखिए कि इस टाइम पाकिस्तान में उसकी कोई झलक हमें देखने को ही मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो वाकई ही एक आज़ाद मुल्क का नारा लगा के लिया गया था, और उसके बावजूद अगर हम इनसाइड पॉलिटिक्स देखें तो उसने जो है अवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। तो अब्दुर्रहमान, आपको क्या लगता है कि मियां साहब की वापसी के बाद, जैसे सर ने भी बात की है कि हालात साजगार होंगे, तो कितना मुश्किल है और कितना आसान है तमाम सिचुएशन को, तस्वीर को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देना? थैंक यू ज़ीनत। देखिए, ये मतलब वज़ाहर तो अभी मियां साहब की वापसी से नून लीग के हालात तो बेहतर होंगे, कौम के हालात तो ऐसा इलेक्शन के बाद ही बेहतर होंगे, कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब बनता है। क्योंकि देखें, मियां नवाज शरीफ साहब काफ़ी अरसे बाद वापस आ रहे हैं, तो जब आएंगे तो नून लीग में एक तरह से नई जान पड़ जाएगी। नून लीग की जो तंजीम मुतासर हो रही थी, नए लोगों की आमद होगी, जो नाराज़ लोग थे, स्पेशली जो 16 महीनों की हुकूमत में लोग डैमेज हुए थे कि जहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो लोगों को एक तरह से ना इसको भूलने के लिए नून लीगियों को कुछ ऐसा धमाका चाहिए था, कुछ ऐसा चेंज चाहिए था जो मियां नवाज शरीफ की वापसी से उन्हें मिल जाएगा और नून लीग दोबारा से मजबूत हो जाएगी। एक तरह से समझ लें कि उन्हें नैरेटिव मिल जाएगा। बयानिए की जंग है। देखिए, ये पिछले कुछ अर्से से बयानिए की जंग चल रही है, मीडिया पर भी, रवायती मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया। उसमें जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एक पूरे प्लान के साथ फेंकी जाती हैं, फिर उसके बाद उसका आउटपुट देखा जाता है, कितने लोग मुतासर होते हैं। तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने इसका बड़ा फ़ायदा उठाया था, नून लीग काफ़ी पीछे रह गई थी। तो अभी मरीम नवाज़ की जो सरबराही में काफ़ी सोशल मीडिया पर भी इन्होंने हिम्मत बढ़ाई है, अपनी प्रोग्राम्स किए हैं, इवेंट्स किए हैं, तो इसका बड़ा फ़ायदा हो रहा है। या नवाज शरीफ जब वापस आएंगे, खुद बैठेंगे, जो नाराज़ कारकुन है जीटी रोड के, उनके जो मशहूर इलाकों के लोग, वो भी उनके साथ आ जाएंगे, तो सारे मसले हल हो जाएंगे। देखिए, शाद खान अब्बासी की नाराज़गी हो या मिफ्ता इस्माइल की हो, वो सारी शहबाज शरीफ के रिलेटेड थी, मरीम नवाज़ के रिलेटेड। लेकिन जब नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो नाराज़गियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह से जो दड़ेबंदी है मुख्तलिफ शहरों में, वो भी ख़त्म हो जाएगी और इलेक्शन के लिए इनका बड़ा माहौल बन जाएगा। अगर इलेक्शन जनवरी में हो जाते हैं तो ये नून लीग के लिए बड़ा अच्छा होगा कि उन इलेक्शन में वो जीत हासिल कर सकते हैं, पंजाब की हुकूमत बना सकते हैं, मरकज़ में सादा हुकूमत की जानब जा सकते हैं, और फिर जो उन पर
पाबंदियाँ थी वो भी एक तरह से ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था उसके मुताबिक 5 साल जो सज़ा रखी गई थी वो भी जब अदालत में जाएंगे वो मज़ीद क्लैरिटी इसमें आ जाएगी। तो ये बहरहाल नून लीग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या आम जो पब्लिक का रिएक्शन है वो कैसा होता है। क्योंकि माजी में जब भी मियां नवाज शरीफ हुकूमत में आए हैं लोगों ने बड़ी तादाद में वोट डाला है, अक्सर इनको 2/3 या सादा अक्सरियत से ज़्यादा मिलती रही है, जबकि दूसरी हुकूमतें पीपल्स पार्टी या पीटीआई देख लें उनको बड़ी कम मेजोरिटी मिली और हमेशा उन्हें जो है वो दूसरों को साथ मिला के हुकूमत बनाना पड़े। तो ये इस बार बड़ा अहम होगा कि सादा अक्सरियत क्या वाकई फिर से मिलेगी, फिर से 2/3 मिलेगी, या जो लोग महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं उनको मजीद जो है वो इसी तरह से इसमें एक चीज़ और भी है, जैसे हम सियासत में बात करते हैं, जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं तो बहुत सारी दूसरी पार्टीज़ के जो नुमाइंदगान हैं वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो ये नए आने वाले लोग किस तरह से बेहतर साबित हो सकते हैं? सीनियर देखिए, जो लोग दूसरी पार्टी से आते हैं वो ऐसा बेहतर तो नहीं होते, ताहम जो इन्होंने 20-30 लोगों के साथ वादा किया हुआ था, जैसे फैसलाबाद में राजा रियाज अहमद या नवाब शेर वसीर है, बेशक वो पीटीआई से आए हैं, लेकिन जब वो पीटीआई से निकले थे तब पीटीआई बड़ी पावरफुल थी और उनके निकलने की वजह से डैमेज हुई है, फिर अदम एतमाद में मदद मिली। तो ये उन लोगों को शामिल करना मजबूरी भी होती है कि जो मुखालफ की हुकूमत गिरा कर आते हैं। क्योंकि देखें, नून लीग की ये खुशकिस्मती भी है भी इन पर जब भी कड़ा वक्त आया लेकिन जो इनके लोग थे साथ थे वो मौजूद रहे। देखिए अभी पीटीआई पे कड़ा वक्त है तो कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा, नून लीग के हर हलके में एक से ज़ायद उम्मीदवार हैं। जब अभी पार्टी टिकट्स के लिए जो दरखास्तें जमा होंगी, जब अभी तो हल्का बंदियाँ इब्तदाई शक्ल में है, इसी महीने के एंड पे जब वो हतमी हल्का बंदियाँ हो जाएंगी फिर डेट दी जाएगी इलेक्शन की जनवरी के आखिर में या फरवरी के आगाज़ में, तो फिर जब दरखास्तें वसूल होंगी तो नून लीग की सबसे ज़्यादा होती हैं कि उसमें एक हल्के से एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, उनके एमपी एमएनए जो सिटिंग होते हैं उसके अलावा होते हैं। तो ये किसी भी पार्टी के लिए बड़ा अच्छा समझा जाता है कि उसमें ज़्यादा लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, यानी कि उनमें पोटेंशियल मौजूद है। पीपल्स पार्टी देख लें, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से उम्मीदवार पूरे होते हैं इलेक्शन में। पीटीआई की भी अब वही सेम सूरत हाल होगी कि जो ही कड़ा वक्त आया लोग या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गए या जेलों में या बाहर बैठे हुए हैं या गायब हो चुके हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो ये बहरहाल नून लीग को जो है वो एच देना पड़ेगा कि इनके जो दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार हैं उनके लिए भी अट्रैक्शन मौजूद है, जो अपने उम्मीदवार हैं, जो पुराने कारकुनान हैं, जो पुराने अहदेदारान हैं, सब के लिए इसमें अट्रैक्शन मौजूद है। देखिए कोई भी आपका सवाल था ना कि क्या फ़र्क पड़ता है या क्या फ़ायदा होता है, जो भी नए लोग आते हैं वो अपनी नई सोच के साथ आते हैं, नौजवान लोग अपनी नई सोच के साथ आते हैं। जो पुराने लोग होते हैं कई बार मुंतखब हो चुके होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है। तो फिर इस तरह से जब मुख्तलिफ जो है वो सोच मिलती है तो उससे एक अच्छी चीज़ सामने आती है, एक हेल्दी कंपटीशन होता है। सर्वेज किए जाते हैं कि यहाँ पर कौन ज़्यादा मजबूत होगा, कौन बेहतर होगा। उस सर्वे से फिर जो भी सामने आता है वो पार्टी के लिए भी अच्छा होता है, उस हल्के के लिए भी अच्छा होता है, और जो अपनी नुमाइंदगी है पब्लिक की वो बेहतर अंदाज में असम्बली में कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी यूथ के हवाले से सर बात करें तो जैसे सियासत में नौजवान भी हम देखते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो पार्टी में यंग कैंडिडेट्स का होना कितना ज़्यादा जो है वो पूरा टेबल को टर्न कर देता है, क्योंकि नए आने वाले जो यंग कैंडिडेट्स होते हैं उनकी अपनी सोच होती है, उनका अपना एक देखने का नज़रिया अलग होता है। जो पुराने मतलब सियासत से मुंसलिक लोग हैं उनका तजर्बा तो काम आता ही है, लेकिन नए आने वाले अपने साथ बहुत सारी नई तब्दीलियां लेके आते हैं। तो नए लोगों का सियासत में जुड़ना मुल्क के लिए कितना बेहतर होता है? जिन्हें देखिए बेसिकली अब टाइम तब्दील हो चुका है, लोग तब्दीली चाहते हैं, और नो डाउट कि जो सीनियर सियासतदान हैं वो हमारे लिए वाजिबुल एहतराम है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपने हिस्से की जितनी उनकी कैपेसिटी थी उन्होंने अपना हिस्सा डाला है, पाकिस्तान की खिदमत में अपना रोल प्ले किया है। वो अब किस तरह से हो सका है अवाम के सामने है। देखिए अपनी बसात के मुताबिक कोशिश तो बहरहाल सब ने की है, लेकिन अब जैसे टाइम तब्दील हो चुका है, लोग तब्दीली चाहते हैं, तो अब उसमें फिर ज़ाहिर न्यू फेसेस लोग चाह रहे हैं। अब नए फेसेस होंगे, नए लोग होंगे, नया विजन होगा, नया जज्बा होगा।
और यकीनन जब एक आपका नया जज्बा होता है, आपकी ब्रेन की एक यंग जनरेशन में जो लोग हैं वो उनके अंदर डेफिनेटली एक कैपेसिटी होती है, एक टेम्परामेंट होता है, एक चीज़ों को इंटरप्रेट करने का और फिर हालात के साथ मुकाबला करने का, हालात के सामने खड़े हो जाने का, डट जाने का, मुकाबला करने का। और ये वक्त है कि हर मामला जो अब आईटी का दौर है, अब हालात जो हैं वो मतलब भी इस तरह से नहीं है कि अगर हम वो जैसे अभी एक टाइम था पहले वो बैलगाड़ी और ये टांगा और जो घोड़ा टांगा होता था, अभी आप उसके अगेंस्ट देखें कि जगह वही है, सड़कें वही हैं। अब सड़कें भी बेहतर हो गई हैं और उसके ऊपर सवारियां जो थी वो पहले हमारे पास वो एक स्लो चलने वाली, अब हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं कि हमारे पास उस टाइम के सारी चीज़ें। इसी तरह से अगर जिस तरह अब आईटी का दौर चल रहा है और फास्ट दौर है, फिर इस तरह से एक नए लोग होंगे, उनकी ब्रेन इंटरप्रिटेशन जो है, ब्रेन मैकेनिज्म है वो शार्प होगा, उनके शार्प और ब्रेव एंड बोल्ड डिसीजंस होंगे, तो उससे पॉलिसी मेकिंग जो है और फिर मुल्की हालात में अपना रोल प्ले करने के लिए कानून साजी में सारे हालात में पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुस्लिम लीग नून की क्या पॉलिसी रहती है इसी हवाले से जानेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एटन। सियासत के हवाले से बात करें तो 21 अक्टूबर को उम्मीद की जा रही है कि मियां साहब वापस आ जाएंगे। उनके वापस आते ही पार्टी में क्या तब्दीलियां देखी जाएंगी, इलेक्शन की क्या पॉलिसीज होंगी, इलेक्शन के पहले की क्या मुहिम रहेगी, किस तरह से जो है वो डिफरेंट तरह से लोगों को कन्विंस किया जाएगा कि वो वोट उन्हीं को कास्ट करें। क्योंकि इस टाइम जो हालात देखने में आ रहे हैं, अवाम बुरी तरह से परेशान है, उनका एतबार किसी भी सियासी पार्टी पर नहीं रहा, क्योंकि एक आम आदमी का, एक आम शहरी का जो मकसद हयात है वो अपने घर को आसान अंदाज में चलाना है, अपने बच्चों की तालीम को पूरा करना है, अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करना, उनका ख्याल रखना है और अपने घर का, अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चलाना, जो कि पूरी तरह से मुश्किल हो चुका है क्योंकि बेरोज़गारी है। और बेरोज़गारी की वजह से बहुत सारे और भी मसाइल जन्म लेते हैं, जिसमें क्राइम की रेशो बढ़ चुकी है, जिसमें अपनी ज़िंदगी का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। आम तबका जो है, आम आदमी जो है वो दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है। लेकिन क्या आने वाले इलेक्शन इन तमाम हालात को, इन तमाम मंजर का रुख बदल सकते हैं और क्या सूरत हाल रहती है, इसी पे हम बात कर रहे थे। सर, आप बता रहे थे कि किस तरह से पॉलिसी मेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिसी मेकिंग की अगर थोड़ी सी बात की जाए तो आने वाले इलेक्शंस के लिए क्या स्ट्रेटजीज प्लान की गई हैं, क्योंकि सारी बात है पार्टी की जो है वो रोज़ ब रोज़ मीटिंग्स भी चल रही होंगी, और किस तरह से मियां साहब के आने से पहले क्या तैयारियां की गई हैं और उनके आने के बाद कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं या ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो आप लोगों ने प्लान की हैं कि ये हम इलेक्शन से पहले किस तरह से कंपेन को चलाएँगे। जिन्ना देखिए, पहले तो अल्लाह खैर करे, 21 तारीख है, मियां साहब खैर व खैरियत वापस वतन पहुँचे अपने में, क्योंकि अल्लाह के फजल से वो कहते हैं ना कि एक शख्स होता है वो किस्मत उसका साथ देती है, वो किस्मत का धनी होता है। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में मैंने भी देखा है, और भी जो इंटेलेक्चुअल्स उन्होंने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, कहते हैं कि एक वो ऐसा किस्मत वाला बंदा मट्टी को भी अगर हाथ लगाता है तो वो भी सोना बन जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए ये बात कहूँ तो बिल्कुल मैं गलत नहीं हूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मियां साहब ने, देखिए बात आपके अपने गुमान की है, आपकी स्पिरिट की है, आपके जज्बे की, आपकी नीयत की है कि अल्लाह पाक कहता है ना कि मैं तुम्हें वहाँ से भी अता करूँगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी नहीं है। आप जैसा गुमान करोगे तुम्हें वैसा मिल जाएगा, तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा। तो मियां साहब की जो नीयत हमेशा पाकिस्तान के लिए, जो जज्बा हमेशा पाकिस्तान के लिए, अल्लाह के फजल करम से, इसलिए नहीं कि मेरा कायद है, मेरा लीडर है, देखिए वो पाकिस्तान, एक पाकिस्तानी है, सच्चा पाकिस्तानी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उनका गुमान, उनकी ख्वाहिश, उनकी कोशिश हमेशा पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक जैसे एशियन टाइगर बनाने का ख्वाब, ये एक जज्बा, और उसके ऊपर काम किया। फिर अगर हम करें कि पाकिस्तान के हालात बदलें, पाकिस्तान में ऐसी तब्दीलियाँ आएँ, पाकिस्तान को खूबसूरत करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में वो सहूलियात जो किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में हो सकती हैं, उनका यहाँ पाकिस्तान में लाना। तो आप देखिए, ये मेरे कायद का हमेशा से विजन है, उनकी कोशिश और हमें बाकायदा नज़र आती है।
फिर आगे अगर हम ये बात करें कि मियाँ साहब अल्लाह के फजल से जब इस जज्बे के साथ, इस नीयत के साथ हमेशा ही इस कोशिश में होते हैं कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह असौखा करना है, आगे बढ़ाना है, बुलंद करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने हमेशा ही मदद की है। तो उसमें जब जितना टाइम भी मिला है उसमें उनकी कोशिश हमें बड़ी वाज़ह नज़र आती है। तो अब भी इंशाल्लाह इसी जज्बे और इसी ओरिएंटेशन के साथ और अपनी माजी की उन कोताहियों को सामने रखते हुए एक नए जज्बे के साथ पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसमें पॉलिसी जब आएंगी तो पॉलिसी तो यही है, बड़ी सीधी सी बात है कि इंशाल्लाह ऐसे नए लोगों को भी लाया जाएगा। मियाँ साहब ने यह बड़ा वाज़ह बताया है कि ऐसे लोग भी आएंगे पार्टी में कि जो पाकिस्तान की खिदमत करने का जज्बा रखते हैं सही मानों में। अब वक्त ये नहीं रहा कि हम बैठ के सोचते रहेंगे और बस हम इसी पे इक्तफा करेंगे, नहीं, अब वक्त तेज़ हो चुका है, हमें भी तेज़ होना पड़ेगा। और मियाँ साहब इसी स्ट्रेंथ के साथ, इसी विजन के साथ आ रहे हैं और जब आएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से ये इलेक्शन जो है इसकी पॉलिसी, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन पार्टी की पॉलिसी की बात करें, पार्टी की पॉलिसी बड़ी पहले भी वाज़ेह है। पाकिस्तान की खिदमत हमेशा की है और आगे भी पाकिस्तान की ही खिदमत करनी है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तानियों को इंशाल्लाह बढ़ाना है, आगे उनके लिए आसानियां पैदा मुल्क की तरक्की और बेहतरी ज़रूरी है। हमेशा से हम बात यही करते आए हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी अवाम के एतमाद की जैसे मैं बात करती हूँ कि एतमाद बुरी तरह से उनका जो है वो मुतासर हो गया है, तो ऐसा देखने में आता है अब्दुर्रहमान इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियाँ हैं वो वोटर्स के पास भी जाती हैं, उनके दरवाजे तक जाती हैं, उनसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का जो दौर गुजर जाता है उसके बाद उन्हीं वोटर्स की बात भी कोई नहीं सुनता है। मतलब कि एक वोट की ताकत जो है अवाम उसको इस्तेमाल करके एक जो नुमाइंदा है, एक जो उम्मीदवार है उसको ताकत में लेके आती है और बाद में उन्हीं की नहीं सुनी जाती, उनके ख्वाब हमेशा से जो है ना वो चकनाचूर ही हुए हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो माजी में होता है वही होगा या कुछ नया देखने में मिलेगा? देखिए जी, ज़ीनत होगा तो वही। देखिए बात यह है कि उम्मीदवार बहुत ज़्यादा वादे कर लेता है और जो वोटर है वो भी उससे तवक्कुआत बहुत बढ़ा लेता है। उसे लगता है कि यहाँ पर जो मेरा MP या MNA बनेगा ना, इससे मैं तोप का लाइसेंस भी बनवा लूँगा चाहे वो पिस्तौल का भी मुश्किल से बनवा सकता हो। तो वो उसको काम भी वो ऐसे ऐसे कहता है ना, मतलब कि वो चांद पर ज़मीन ले दे, मतलब इस तरह के नामुमकिन काम। तो खैर उसने इलेक्शन में वादे भी यही किए होते हैं कि तुम्हारा जो भी काम होगा वो हो जाएगा, चाहे कोई मरीज पे आपने घर बनाना वो भी बना देंगे, बस वोट दे दें। तो ये दोनों साइड्स पे वही बातें होती हैं। फिर उतने दिनों में जो उम्मीदवार जो है वो अपने अखराजात भी कर रहा होता है, वादे भी कर रहा होता है और उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो असम्बली में जाए। यही उसकी असल महराज है कि वो जीत के असम्बली में पहुंचे, वहाँ पर अपनी। तो फिर क्या हमारी आवाम इतनी भोली है कि हर बार एक ही चीज़ जो है वो रिपीट पे, लूप पे चलती है और फिर वो मतलब क्यों ये सारा सिनेरियो कब बदलेगा? या तो वो अपनी स्ट्रेटजी वोट मांगने की चेंज कर ले ताकि कुछ नया देखने में मिले, आवाम को भी पता हो कि हमने बेहतर तरीके से जो है निज़ाम चलाना है, क्योंकि वोट जो है वो बहुत बड़ी ताकत है। और अब तो मोस्टली ऐसा भी देखा जाता है कि लोग वोट कास्ट करने से ही जो है वो इनकार कर देते हैं कि जो हालात चल रहे हैं, तो वोट की बहुत अहमियत है। ये आपकी बात ठीक है कि यहाँ पर टर्नओवर जो है वो 50-60% रहता है, बहुत सारे मुल्कों में 80-90% भी होता है। तो हमारी काफ़ी पॉपुलेशन जो वोट नहीं डालती, स्पेशली नौजवान नहीं डालते, ख़वातीन नहीं डालती। तो ये बहरहाल हमारा थोड़ा मसला है कि यहाँ पर जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसका जो हारने वाले से मार्जिन है वो बहुत थोड़ा होता है, और अगर 2-3 हारने वाले इकट्ठे हो जाएँ तो उनके वोट बढ़ जाते हैं, जीतने वाले के कम होते हैं। ये तो इस सिस्टम की खामी तो है, लेकिन खैर इसी सिस्टम में जीतने वाला भी जीतता, हारने वाला भी हारता है। तो अगर वो जीत जाता है तो उसका भी मामूली मार्जिन होता जो हारा था। तो ये बहरहाल चीज़ें तो मौजूद है, इसमें मसले तो मौजूद हैं, कबाहतें भी मौजूद हैं, लेकिन शहरी सतह पर जो है वो काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हैं, म्यूनसिपल सर्विसेज भी बेहतर मिलती हैं, चीज़ें भी बेहतर होती हैं। जो महंगाई का एलिमेंट्स होता है ये तो इंटरनेशनल लेवल पे आता है और पूरे मुल्क में यकसां तकसीम हो जाता है। और ज़्यादा उम्मीदवार महंगाई की वजह से मार खाते हैं, हालांकि इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि ये तो ऊपर से हुई है, उसने कौन सा अपने हल्के में की है। हाँ, हल्के में उसका ये काम है कि डेवलपमेंट करे, डेवलपमेंट के हवाले से अगर शिकायत। लेकिन जब कोई चेंजेस आते हैं तो पूरी पार्टी उससे इफेक्ट होती है। तो जिस तरह के मौजूदा हालात चल रहे हैं या माजी के एक्सपीरियंस को देखा जाए और अभी के मौजूदा हालात की बात करें, जैसे आपने बात की कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इस सारे सिनेरियो में PMLN की पंजाब में स्पेशली, क्योंकि ज़्यादा काम यहाँ पे किया गया, उनकी साख कितनी मुतासिर हुई है ये मैं आपसे जानूंगी। लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मुल्क के हालात की बात करें तो सियासत में हमेशा से जो है वो गर्मा गर्मी देखने को मिलती है। इलेक्शन क्योंकि करीब हैं और इलेक्शन से पहले बहुत सारे ख्वाब जो है वो आवाम को दिखाए जाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा से देखा आया है कि आवाम की उम्मीदों पर पानी ही फिर जाता है, आवाम के ख्वाब तोड़ दिए जाते हैं और अब हालात जिस डगर पर आकर खड़े हो गए हैं, बहुत ज़िंदगी को चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक आपके लिए हमेशा सने पैदा करते हैं। क्योंकि हमारा यकीन है कि जब मुश्किल आती है तो मुश्किल के साथ बेशक आसानी पहले से लिख दी जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शंस जो है वो अपने साथ बहुत सारी बेहतरियाँ लेकर आएंगे और आवाम के हक़ में बेहतर होंगे। क्योंकि कुछ भी हो, एट द एंड हमें पाकिस्तान की और अपनी आवाम की भलाई ही चाहिए। उसमें कोई भी सियासी पार्टी हो, कोई भी सियासी नुमाइंदा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब आवाम की ही जो है वो खिदमत गुजार हैं और आवाम की वोट की ताकत से ही जो है वो इलेक्ट होकर इक़्तिदार में आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अच्छा हो। और आवाम के लिए भी यहाँ पे ये है कि वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, तो खुदारा अपने हाथ से इस ताकत को जाने मत दीजिए। किसी के भी हक़ में फ़ैसला करें, उसमें आपका जो वोट है वो बहुत अहमियत का हामिल है। अब्दुर्रहमान, मैं आपसे पूछ रही थी कि किस तरह से जो मुल्की हालात मौजूदा हैं उसमें PMLN की जो साख्त है वो कितनी मुतासिर हुई है, क्योंकि ज़्यादा जो काम है उनका पंजाब में रहा है। जैसे सिंध के इलाके में बात करें, जैसे वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहती है, तो पंजाब में कितनी साख्त मुतासिर हुई है और इसका कितना असर पड़ेगा आने वाले इलेक्शंस में? देखिए जी, PTI की अदम मौजूदगी में तो नून लीग का मुकाबला महंगाई से है। यहाँ पर महंगाई की वजह से उनके लोग हारेंगे, जहाँ पर भी हारे। आज़ाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में जीत सकते हैं, क्योंकि उनका जो है वो दाव लग सकता है। देखिए, नून लीग जिसे टिकट देगी, अगर पब्लिक को वो पसंद नहीं होगा तो लोग आज़ाद उम्मीदवार की जानब चले जाएंगे, क्योंकि दूसरी पार्टीज़ तो मौजूद नहीं है या उनके उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ सकते या जो भी सूरत हाल है। तो ये नून लीग का मुकाबला महंगाई से है, स्ट्रेटजी से है, बयानी से है। अगर वो मजबूत बयानी के साथ मैदान में उतरते हैं तो यकीनन जो है वो जीत हासिल कर सकेंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 साल में, 1.5 साल में उनका बयानिया कमज़ोर हुआ है, जिस तरह से वो बैक फुट पे गए हैं सोशल मीडिया पे, इससे काफ़ी चीज़ें डैमेज हुई हैं। लोग उनसे मुतनफ़र हुए हैं, महंगाई ने लोगों को उनसे पीछे हटाया। तो ये जो 21 अक्टूबर का काम है, ये एक तरह से इसको कह लें कि ये चेक होगा, टेस्ट होगा कि नून लीग की कितनी पॉपुलैरिटी है। अगर तो वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर इस्तकबाल हो जाता है, जलसा भर जाता है, फिर तो नून लीग को इलेक्शन में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर इसमें कोई बड़ा भरपूर काम नहीं होता, जलसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, लेकिन बड़ा भरपूर नहीं बन पाता, पूरा लाहौर नहीं जाम हो पाता, तो फिर उससे जो तासुर है वो बड़ा नेगेटिव जाएगा। क्योंकि बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, इसके अलावा उनकी पार्टी पिछले 16 महीने इक़्तिदार में रही है। तो फिर ये चीज़ें जो है वो उनके नुकसान में जाएंगी और उसका असर उनको इलेक्शन में भी होगा, क्योंकि फिर जो मुखालिफ होंगे उनके जो इलाहाक बनेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएंगे, आज़ाद उम्मीदवार नुकसान पहुंचाएंगे। इनको एक बड़ी तगड़ी स्ट्रेटजी और बड़े तगड़े बयानी के साथ पब्लिक में जाना पड़ेगा, ताकि तभी जो है वो एक्सेल कर सकते हैं। और आवाम को रिलीफ किस तरह से दिया जा सकता है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप ही की हुकूमतें जो है वो गुज़िश्ता जो गुजरी हुई माजी की हुकूमतें हैं उन पर ये तनकीद की जाती थी कि उनके दौर में बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। लेकिन निगरान हुकूमत के चलते भी पिछले हम जितने भी गुज़िश्ता टाइम से देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आवाम जो है वो दिन ब दिन पिसती जा रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी के बात कर लें, बिल्स की बात कर लें, रेट की बात कर लें, तो अगर आज जो है वो रेट 1 है तो रातों रात जो है वो कीमत बढ़ा दी जाती है, क्योंकि आमदन लोगों की उतनी है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, लेकिन अखराजात जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे। महंगाई का जो जिन है वो इतना बेकाबू हो गया है कि आवाम जो है वो उसको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, और आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन जो कि मतवक्के हैं जनवरी में, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे? देखिए जी, इंशाल्लाह होपलेसनेस इज़ ऑलवेज सिन। जी, उम्मीद बाकी, ज़िंदगी बाकी, जैसे आपने अभी ये कहा था। ये हकीकत है कि हमें मायूस नहीं होना, और ये इलेक्शन जो आ रहे हैं इंशाल्लाह ये वक्त की ज़रूरत भी है, पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, और हमारी इकॉनमी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह खैर करे, वक्त पे इलेक्शन उम्मीद है इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर देखिए कि इंटरनेशनली आपने उनके साथ लेन देन करना है, तो उसमें वो भी एक ऐसी गवर्नमेंट को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है
वो चाहते हैं कि वो एक ऐसी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो जिनके पास इनफ टाइम हो कि जिनके साथ अगर हम मंसूबे उनके साथ शुरू करते हैं तो इतना टाइम हो कि उसमें मंसूबे मुकम्मल भी हो सके। तो ये वक्त की बड़ी एक मैं समझता हूँ कि अहम ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह सब खैर होगी। और बाकी अगर हम ये बात करें कि जो इस टाइम महंगाई के हालात है तो वो ओवरऑल ही अगर हम पूरी दुनिया में देखते हैं तो बाकी मैं समझता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक इंडिविजुअल बड़ा परेशान है। जो तनख्वाहदार तबके के लोग हैं वो बहुत परेशान है, जो एक आम दिहाड़ी लगाने वाला बंदा वो भी बहुत परेशान है कि उससे उसकी पूरी नहीं पड़ रही। तो जितनी वो मेहनत कर रहा है वो उसको कम पड़ रही है, हालात इस तरह से हैं उसके अपने कंट्रोल में नहीं है। तो बहरहाल फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हमें एक अच्छा मैसेज लेना है, अच्छा मैसेज देना है कि हमने इंशाल्लाह उम्मीदें नहीं तोड़नी, मायूस हमने नहीं होना। अल्लाह पाक की ज़ात खैर करेगी। अभी टाइम है, इलेक्शन अब आते हैं तो हमें चाहिए, आवाम को चाहिए कि हम अपना जो रोल है वो प्रॉपर तरीके से पहचान लें और उसे पहचान कर सही तरीके से अदा कर दें। वोट कौम की अमानत हुआ करता है, ये हमारे ज़मीर की आवाज़ हुआ करता है। अब वक्त है कि हम सही तरीके से अपने वोट को कंप्रोमाइज़ ना करें, अपने फैसले को और अपने वोट को हम ख्वाहिशों की नज़र ना करें। अब हमें ख्वाहिशों से आगे बढ़ना है, अब हमें नज़रिए को देखना है, नज़रिए को आगे लेकर चलना है। और जब नज़रिया ये होगा कि मेरा पाकिस्तान, मेरा वोट एक मेरे ज़मीर की आवाज़ है, ये एक वक्त की एक अहम ज़रूरत है, मेरा वोट बड़ा कीमती है, तो मैंने इसे कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना, मैंने मसलियत का शिकार नहीं होना, मैंने जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों की नज़र भींट नहीं चढ़ने देना। अपने इस ज़मीर की आवाज़ को, अपने इस वोट को मैंने सही मानों में अपना किरदार अदा करना है। एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे उम्मीदवार को देखकर जिसको मैं जानता हूं कि जिसका किरदार, जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सही मानों में पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की खिदमत कर सकते हैं, वो अपना मुस्बत एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है कानून साजी में, कानून साज असम्बली में या किसी भी ऐसे फोरम पर कि जहां पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की आवाज़ को बुलंद किया जा सकता है, जहां पाकिस्तानियों के लिए कुछ बेहतरी का काम किया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह अगर पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी अपना रोल पहचान लेंगे, इसे सही तरीके से अदा कर देंगे तो इंशाअल्लाह आगे भी खैर ही होगी। और इंशाअल्लाह स्क्रीन होके, फिल्टर होके वही लोग आएंगे सामने जो जज्बा रखते होंगे, जो इंशाअल्लाह मस्बत तरीके से अपना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे अपने इस पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह फिर ऐसी पॉलिसियां भी बनेंगी और ऐसे फैसले भी होंगे और इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान भी आसान होगा, सौखा होगा और पाकिस्तान में रहने वाले भी सौखे होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद बेहतरी की हमेशा रखनी चाहिए और हमेशा जो है वो यही दुआ करते हैं कि जो पाकिस्तान के हालात है वो बेहतरी की तरफ जाएं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अब्दुर्रहमान आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। आवाम के लिए वोट की ताकत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, सही जगह पर वोट करें और उसी पार्टी को अल्लाह करे और हम दुआ भी करते हैं कि वही हुकूमत में आए जो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CT@10। सियासत के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह मुल्क की हालात जो है वो उथल पुथल का शिकार हैं और आने वाले टाइम में जो कि मुतवक्का किए जा रहे हैं कि इलेक्शन जनवरी में होंगे, क्या इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं, और मियाँ साहब की वापसी के बाद मुल्क की सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है, क्या नई पॉलिसीज़ हैं जो बनाई जाती हैं पार्टी की जानिब से और PMLN का क्या मंशूर रहता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मियाँ ताहिर जमील, साबिक MP पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ज़बरदस्त, अल्लाह का। क्योंकि सियासत के हालात जो है वो काफ़ी गहमा गहमी का शिकार हैं। तो सियासत के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि 21 अक्टूबर को मियाँ साहब की वापसी भी मतवक्के है, तो उस टाइम के लिहाज से बहुत सारी क्यास राइयाँ डिफरेंट तरह की जा रही हैं कि आवाम का किस तरह का रिएक्शन आएगा, पार्टी की तैयारियाँ क्या होंगी और आने वाले टाइम में इलेक्शन से पहले क्या पार्टी पॉलिसीज़ मुरतब की जाएंगी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस अबहम को दूर करने की ज़रूरत है
कि 21 अक्टूबर जो है वो हमारी पार्टी क़यादत की तरफ से डेट दी गई है जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को तशरीफ़ ला रहे हैं और इसमें कोई अभाम नहीं है कि वो नहीं आएंगे। पूरी पार्टी बशमूल पार्टी के जो लीडरान हैं, मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली, मिनिस्टर हजरात, पार्टी के तंजीमी ओहदेदारान, पार्टी के जो हमारे चेयरमैन, काउंसलर और दीगर जो ओहदेदारान हैं, वो सब के सब जो हैं वो तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह वापस आएंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद नहीं, हमें यकीन है इस बात का कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो साबका हुकूमतें रही हैं, उन हुकूमतों के अंदर, क्योंकि मैं तो उनके साथ उनकी हुकूमत का हिस्सा रह चुका हूँ, उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, तो वो लीडरशिप है जिसने हमेशा पाकिस्तान में डिलीवर करके दिखाया। पाकिस्तान के अंदर तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान से बेरोज़गारी का ख़ात्मा, पाकिस्तान से लोड शेडिंग का ख़ात्मा, ये उनकी तरजीहात में शामिल रहा है। और इंशाल्लाह अब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर हमें यकीन है कि जिस दलदल में ये हमारा पाकिस्तान घिर चुका है, इसको निकालने के लिए तजर्बे की भी और साथ लीडरशिप की भी बहुत अशद ज़रूरत है। उस लीडरशिप की जिसके ताल्लुकात जो हैं वो इंटरनेशनल दुनिया से बेहतरीन हों। क्योंकि देखें, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुआशी तौर पर हम जो है वो बदहाली का शिकार हैं। मुआशी तौर पर हमारे पाकिस्तान की हालत ये हो चुकी है कि अगर हमें $1 अरब जो है वो इमदाद ना मिले तो हमारे मुल्क के अंदर टीवी एंकर्स, अवाम, हर चाय वाले खोखे पे यही बात की जाती है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी। हमें लोग बिल्कुल कोसते हैं, हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमारी जो हुकूमत है 16 महीने की, जिसके हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब रहे, उस पर बहुत सी उंगलियां उठाई जाती हैं, महंगाई के हवाले से उठाई जाती हैं। इसी तरह बाकी जो हमारे मामलात थे, जिस तरह लोगों के माइंड में ये बात है कि जिस तरह डिलीवर मुस्लिम लीग नून को करना चाहिए था वो उस तरह नहीं कर सकी। लेकिन मैं अपने भाइयों को सिटी 41 के तवज्जुल से ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपनी सियासत कुर्बान की है रियासत बचाने के लिए। चूँकि मैं असम्बली का हिस्सा था, मुझे इन बातों का इल्म था, मैं फाइनेंस कमेटी में था, माली मामला जो हुकूमत के थे वो हमारी कलम के नीचे से गुज़रते थे। तो इसलिए अगर मैं अपनी ज़ाती राय दूँ, बात यह है कि पाकिस्तान जो था मुआशी तबाही के दहाने पे खड़ा था। बल्कि आप ये कह लें कि पीटीआई की हुकूमत के वज़रा, उनके चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब बारहा मर्तबा टेलीविज़न की स्क्रीनों पर आकर कह चुके थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है। लेकिन अल्लाह का ख़ास करम है, ये पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के लिए नहीं बना है। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहेगा, ये हमारा ईमान है। हम इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि हमने जब जब हमें अवाम ने मौका दिया, जब जब हमने इलेक्शन लड़े हैं, अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त से सरफराज किया है, तो हमने डिलीवर करके अवाम को दिखाया। हमारे आगे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे, लेकिन हमने उन तमाम जो चैलेंजेस थे उनको कबूल करके उनको अवाम की नज़र में डिलीवर करके दिखाया। आप देखें कि
2013 के अंदर पूरी कौम नहीं बल्कि दुनिया ये कहती थी कि पाकिस्तान जो है ये बस अब गया। पाकिस्तान से जो लोड शेडिंग के अंधेरे हैं इनको ख़त्म करने में 20 से 25 साल लगेंगे। और ये पीपल्स पार्टी जो थी हमारे भाई हैं, वो हमारे कोलिशन गवर्नमेंट में पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ रहे, तो वो भी ये बात कहते थे कि ये 20 साल से पहले लोड शेडिंग जो है ये ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन अल्लाह के फजल से, अवाम के ताउन से मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिजली के नए कारखाने लगाए और पाकिस्तान की तारीख के आप देखें कि बिजली के जो रिकॉर्ड मेगावाट बिजली थी 14,000 के लगभग बिजली जो थी वो नेशनल ग्रिड में शामिल की और अंधेरों को ख़त्म किया। और अल्लाह के फजल से हमने इंडस्ट्री का पहिया चलाया। जो मज़दूर थे वो बेरोज़गार थे। यही ज़िला कौंसल चौक था फैसलाबाद के अंदर, यहाँ पर मज़दूर हर रोज़ गलों में रोटियां डालकर एहतजाज किया करते थे। लेकिन हमने अपने तजर्बे से, अपनी विल से, अपनी लीडरशिप की मदद से और अल्लाह की मदद से हमने ये करके दिखाया कि हमने बेरोज़गारी का खात्मा किया। उसके बाद दहशतगर्दी जो एक मैं ये समझता हूँ कि नासूर है हमारे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह दहशतगर्दी के बादल छाए हुए थे, आए दिन सरकारी तंसीबात को, हमारी फोर्सेस को, हमारी आर्मी को, हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों को, तमाम लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता था। तो हमने उस वक्त ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फसाद 2 ऑपरेशन करके हमने अल्लाह के फजल से दहशतगर्दी पर भी काबू पाया। और बेरोज़गारी के लिए हमने छोटी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया था। छोटी इंडस्ट्री को जब हमने सपोर्ट किया उसके रिज़ल्ट फिर आने वाले 2-3 साल में आए और अल्लाह के फजल से जो छोटी इंडस्ट्री बंद थी वो इंडस्ट्री भी चल पड़ी। तो अब भी जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है कि वो बहुत अच्छे नहीं हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये समझ लें कि हमें मुआशी इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। हमें दिन रात जो है वो मुआशी मामलात को देखना पड़ेगा, उन पर गहरी नज़र रख के ऐसी पॉलिसीज़ हमें बनानी पड़ेंगी जिससे आवाम को रिलीफ मिले। देखें, अभी जो 25 से 30 हज़ार रुपये कमाने वाला मज़दूर है उसका चूल्हा नहीं जल रहा, वो किसी कीमत पर वो अपने घर का बजट नहीं बना पा रहा, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान जो है वो IMF के कर्ज़ों की वजह से, उनकी जो शराइत हैं उनको मानने की वजह से अब हम इस दहाने पर पहुंच चुके हैं कि हमारा मज़दूर जो है वो रोज़ जीता है रोज़ मरता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, हम गली मोहल्ले की, गली कूचों की सियासत करने वाले हैं। हमने हमेशा अवाम की बात की है, पार्टी के अंदर भी अवाम की बात की है, असम्बली के अंदर भी अवाम की बात की है। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से ये पाकिस्तान जो है ये इंशाल्लाह सही राह पर चलेगा। और पाकिस्तान की जो तरक्की रुकी हुई है, देखें तरक्की रुकने की वजह क्या है? तरक्की रुकने की वजह ये है कि जब आप ना तजर्बाकार लोगों को हुकूमत में लाएंगे जिसको ये पता ही नहीं है कि हुकूमत को चलाना कैसे है, माली मामलात को कैसे देखना है, बैंकों को कैसे डील करना है। जो हमारे बच्चे हैं, अब देखें कि हज़ारों बच्चे, मैं फैसलाबाद की अगर बात करूं, डिग्रियां लेकर सालाना उनके माँ बाप जो हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। जब वो बच्चा मास्टर करता है या आगे एमफिल करता है या पीएचडी करता है, अब इतने अफसोस की बात है कि पीएचडी किए हुए बच्चे जो हैं वो हमारे दफ्तरों में बेचारे धक्के खाते फिरते हैं। अब मुझे ये बताएं, क्या उस बच्चे का राइट नहीं है जिस बच्चे ने 20-22 साल अपने
माँ बाप के खून पसीने की कमाई से तालीम हासिल की है और अच्छे नंबरों से उसने डिग्रियां हासिल की हैं। देखें, वो उसने एफए किया, मैट्रिक किया, उसने बीए किया, उसने एमफिल किया, फिर आगे पीएचडी की। क्या उसका कोई राइट नहीं है इस पाकिस्तान पर कि वो बच्चा जो है वो यहाँ पर डिलीवर कर सके? यही बैड पॉलिसीज़ हैं हमारी, जिनकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई मिडल ईस्ट में जा रहा है। माइग्रेशन की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यूथ जो है वो पाकिस्तान से माइग्रेट होके जा रही है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सियासत के इलेक्शन की भी अगर बात की जाए तो मियां साहब के आने के बाद जो है वो ऑब्वियसली बहुत सारी पार्टी में जो है वो स्ट्रैटेजीज तो प्लान होंगी ही। जैसे हम आप बात कर रहे थे कि बहुत सारे दूसरी पार्टियों के लोग भी जो हैं वो अपनी पार्टी से किनारा कशी इख्तियार करके जो है वो PMLN में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। तो उन लोगों के पार्टी में शामिल होने से आप क्या समझते हैं कि कितनी चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी? देखिए, पार्टी जो बढ़िया पार्टियां होती हैं उनमें आना जाना लगा रहता है। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो जब भी इलेक्शन आते हैं तो जो सीजनल लोग होते हैं, जिनकी मैं ये समझता हूँ कि जिनकी हर इलेक्शन के अंदर एक छतरी से उठ के दूसरी छतरी पे बैठना आदत बन चुकी है, तो इस तरह के लोग जो हैं वो आते जाते रहते हैं, तो इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, पार्टी का जो नज़रियाती कारकुन होता है उसका मकाम ही अलग है, पार्टी के अंदर भी, अवाम के अंदर भी। तो हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग देखें, 2013 में हमारे साथ क्या किया गया, उससे पहले 2008 में हमारे साथ क्या किया गया, उससे पहले 2002 में हमारी पार्टी को देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तो हाईजैकर बना दिया गया था, उनको सज़ा दे दी गई थी, फिर उसके बाद जिला वतन कर दिया गया। और इसी तरह अब देखें कि बात ये है कि 1947 से लेकर आज तक कोई वज़ीर आज़म जो है वो 5 साल पूरे नहीं कर सका। ये इस मुल्क का अलमिया है। और अवाम जो हैं, अवाम सारी चीज़ें देख रही हैं, कैमरे की आंखें सारी देख रही हैं, रिकॉर्ड पर तारीख लिखी जा रही है कि हम कर क्या रहे हैं। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक अवाम जो है वो पुख्ता माइंड से अपने नुमाइंदों को नहीं चुनेंगे, जब तक वो हकीकत पर मबनी जो है वो लोगों को वोट नहीं करेंगे, तब तक ये मामला जो हैं वो इसी तरह चलते रहेंगे। देखें, हर पार्टी के अंदर करें, जैसे आपने कहा है कि अवाम जो है वो पुख्ता अपने विजन के साथ, उनके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे। हालात अब ऐसे आ गए हैं कि लोग जो हैं वो वोट को वेस्ट तो कर सकते हैं, वो कह रहे हैं कि वोट वेस्ट कर देंगे लेकिन वोट कास्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे ऐसी मेजॉरिटी में बहुत सारे सर्वेज आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पर, लोग कहते हैं कि हम किसी पार्टी को नहीं देंगे। लोगों में इस कदर नामायूसी आ चुकी है, नाउमीदी आ चुकी है। उसी हवाले से जो है वो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTS10। सियासत के हवाले से बात कर रहे हैं कि मियां साहब के पाकिस्तान वापस आने के बाद सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, PMLN में कैसी तब्दीलियां देखने में आएंगी और इलेक्शन के लिहाज से कौन सी पॉलिसीज़ जो है वो मरतब की जाएंगी, कौन सी मंशूर को किस पॉलिसी के तहत जो है वो आगे बढ़ा जाएगा, ये कारवां कहाँ तक पहुँचता है और क्या जनवरी में इलेक्शन हो पाते हैं या नहीं, इसी हवाले से हम बात कर रहे थे। सर, आपको जैसे हम बात कर रही थी तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि बहुत सारे हमने भी सोशल मीडिया पे सर्वे देखे हैं, आवाम से बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे हमारे आवाम में मेजॉरिटी निकल के सामने आई है जो कह रहे हैं कि हम किसी भी पार्टी से खुश नहीं हैं, हम जो है वो वोट कास्ट करेंगे ही नहीं, जबकि आवाम की सबसे बड़ी ताकत ही वोट है। तो इतनी नाउमीदी, इतनी मायूसी के बाद आपको क्या लगता है कि इलेक्शन अगर जनवरी में होते हैं तो आवाम वोट कास्ट करेगी आपकी पार्टी को? देखें, जो नाउमीदी है वो गुनाह है जी। नाउम्मीद हमें किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और मैं अपने छोटे भाइयों को, अपनी बहनों को आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ, और ख़ासकर जो मीडिया, सोशल मीडिया के यूज़र हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कंपैरिजन करें। मुल्क के लिए 1947 से लेकर आज हम 2023 में बैठे हुए,
आप मुल्क के जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको उठाएं, आप मुल्क के एजुकेशन सिस्टम को उठाएं। आप ये देखें कि कोई भी कौम जो होती है उसकी बेसिक नीड जो है वो उस मुल्क की एजुकेशन होती है, जिसकी बदौलत सारे आगे फिर शाखें निकलती हैं। आप ये देखें कि किसने ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनाई, किसने यूनिवर्सिटीज़ बनाकर उनको इम्प्रूव करने की बात की और उनको इम्प्रूव किया, किसने ज़्यादा कॉलेजेस बनाए, किसने ये नर्सरी जो हमारी स्कूल है, स्कूल सिस्टम है, इस स्कूल सिस्टम को बेहतर करने के लिए काम किया, किसने पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर डिलीवर करके दिखाया, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, चाहे वो कोई हमारे एग्रीकल्चर की स्कीमें हों। देखें, हम पंजाब के लोग हैं, हमें एग्रीकल्चर जो हमारे शोबा से मुंसलिक हमारे किसान हैं, हमें उनको किसी कीमत पर जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए जी। उनकी ट्यूबवेलों की सब्सिडी हो, उनके खाद मुहैया करने के मामलात हों, उनके जो एग्रीकल्चर पार्ट्स मिलते हैं उनको पहुंचाने के मामलात हों, तो हमें उनके मसाइल को भी देखना चाहिए शहरों के साथ साथ, क्योंकि वो बेसिक हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, वो हमें कमा कर देते हैं पूरे। आप देखें कि कभी हमारी अगर एग्रीकल्चर मजबूत होती थी तो हमें कभी किसी से गंदम लेने की, किसी से चीनी मांगने की, किसी से दालें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि खाद जो है वो ब्लैक में बिक रही है, बिजली जो है उसका रेट आसमानों से बातें कर रहा है, और जो हमारे किसान हैं बेचारे वो परेशान होते हैं और बैनर उठाकर एहतजाज करते हैं। उसके अलावा उनकी जो दवाइयाँ हैं उनके रेट देखें आसमानों से बात कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखें कि जो किसानों के जो ज़रूरी आलात हैं उनके रेट जो हैं वो भी आसमानों से बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें मुल्क के अंदर जो हमारे कमाई के ज़रिए हैं, जिनको हम अर्निंग सोर्स बोलते हैं, अर्निंग सोर्स जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक मुल्क किसी कीमत पे तरक्की नहीं कर सकता। हमें अपने किसानों को मजबूत करना है, हमें अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करना है, हमें जो छोटी इंडस्ट्री जो गली मोहल्लों में लगी हुई है उसको प्रमोट करना है, क्योंकि उसके ज़रिए भी जो आपके मोहल्लों के इर्द गिर्द जो लोग बेरोज़गार होते हैं उनकी बेरोज़गारी को ख़त्म करने में मदद मिलती है। बिल्कुल। तो हमने इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब भी आए उन्होंने इन्हीं मामलात पर तवज्जो दी है। उन्होंने किसी अंडे कट्टे और कोई ऐसी मामलात या कोई नए पाकिस्तान के नारे नहीं लगाए। उन्होंने हमेशा मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए पाकिस्तान को बात की है। वो जब भी आए हैं उनको मसाइलस्तान जो था, पाकिस्तान की बजाय मसाइलस्तान उनके हाथ में पकड़ाया गया, तो उन्होंने उन हालात में भी डिलीवर करके दिखाया है कि जब लोग ये नाउमीद थे, लोग मायूस थे। अभी भी आप देखें कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो हमारे यंगस्टर हैं जी। और ख़ासकर मैं भी सोशल मीडिया पर लोगों को देखता हूँ, एक तो बात ये है कि हमें किसी कीमत पर भी जो अखलाकी तौर पर हमारी पस्ती हो चुकी है उसका अखलाक का दामन हमें हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर आप देखें कि जो यंगस्टर ख़ासकर बच्चे हैं जो वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, मैं आज आपके इस चैनल के हवाले से लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आपको पूरी दुनिया देखती है। जब आप एक पोस्ट लगाते हैं वो पूरी दुनिया के अंदर पहुँच जाती है और पूरी दुनिया के सामने आपका चेहरा आता है, और हम बड़ी कामयाबी से हम अपने आप का और अपने अखलाक का जो है वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त होगी ख़ासकर यंग लोगों से, अपने बेटों से, भाइयों से, छोटे बच्चों से कि खुदा के लिए पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करने के लिए काम करें। पाकिस्तान में जो लोग काम करते हैं उनको प्रमोट करने के लिए काम करें। पाकिस्तान में जो काम करना चाहते हैं उनके बाजू बने आप। ये ना हो
कि ये सारा कुछ जो है ये हमारे हाथ से निकल जाए। हम सोशल मीडिया पे बैठ के हम देखें अपने पाकिस्तान का इमेज ख़राब करते हैं। हमें किसी कीमत पर भी इस तरह की कोई पोस्ट नहीं लगानी चाहिए जिससे पाकिस्तान का इमेज बाहर की दुनिया में ख़राब है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मुझे ये अपने बच्चों से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह आज के बाद इस तरह का काम नहीं करेंगी। और मुझे ये पक्का यकीन है कि अल्लाह के फजल से अगर अवाम ने हम पर एतमाद किया, जिस इलेक्शन की आप बात कर रही हैं, अगर अवाम ने आने वाले इलेक्शन में हम पर एतमाद किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए, तो आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर मुआशी एमरजेंसी लगेगी। मुल्क के मामला जो हैं, जो ख़राबी की तरफ जा चुके हैं, वो इंशाल्लाह ठीक होने की तरफ आएंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह जो ज़ख़म लगे हुए हैं पाकिस्तान को, वो इंशाल्लाह ज़रूर भरेंगे। पाकिस्तान के जो बच्चे बेरोज़गार हैं, जो डिग्रियां थमाए फिरते हैं, मैं ये यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह इनको नौकरियां भी मिलेंगी, इनके कारोबार भी चलेंगे, इनके जो दुनियावी मामलात हैं उनमें भी बेहतरी आएगी और पाकिस्तान जो है वो दोबारा अपना खोया हुआ मकाम जो है वो इंशाल्लाह हासिल करेगा। और कहाँ आप देखें कि वो भी दिन थे कि हम पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाने की बात करते थे। वो भी हुकूमत थी जो G20 जो आज इंडिया में मीटिंग हुई है, वो मीटिंग जो थी वो पाकिस्तान में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्लान कर रहे थे। आप देखें कि ये ज़्यादतियाँ जो हैं ये बिल्कुल इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ की गई हैं। लेकिन अब किसी भी ज़्यादती का, किसी भी जुल्म का या किसी भी गलती का ये मुल्क जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब हमें अपने पाकिस्तान को खुद संभालना है, हमें खुद आगे आना है। हमने ऐसे लोगों को वोट करना है जो लोग पाकिस्तान की खिदमत करना जानते हैं, पाकिस्तान की खिदमत का जज्बा रखते हैं। हमें उन लोगों को कत्तन आगे नहीं लाना चाहिए जो सिर्फ हवाई बातें मीडिया पर आकर एक प्रेजेंटेशन दे दी, प्रेजेंटेशनों से बाहर निकलकर अब हमें अमली तौर पर काम करना है। जी, अवाम के एतबार की बहाली की आपने बात की, तो उस हवाले से सारी बात है कि इलेक्शन का इस टाइम पे होना फौरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जनवरी में क्या इलेक्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसी हवाले से हम मज़ीद जानेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CGTN। सियासत की हवाले से हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आवाम जो है इस टाइम महंगाई की चक्की में पिस चुकी है, उसका अपने घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। आम शहरी की बात करें तो मुल्की हालात जैसे भी हों, हमेशा से आम शहरी का जो मकसद होता है, जो उनका कंसर्न होता है, वो अपने घर को आसान अंदाज में चलाना होता है। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि ग्रॉसरी पहले जो 10 से 15 हज़ार में हो जाती थी, आज उसके लिए 30,000 रुपये भी कम पड़ते हैं। बिजली के लंबे बिल्स आते हैं, फ्यूल की कीमतें आए रोज़ बढ़ी रहती हैं। और इस तमाम जो सूरत हाल है, ये आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन कर रही है। क्या हालात बेहतर हो पाएंगे? क्योंकि हमेशा जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की, भलाई की। और हमारी हमेशा से दुआ है कि कोई भी हुकूमत आए, कोई भी सियासी पार्टी आए, लेकिन मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए, आवाम की फलाह और पाकिस्तान की बेहतरी। तो इस हवाले से जो है वो मतवक्के किया जा रहे हैं कि जनवरी तक जो है वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। क्या इलेक्शन हो पाते हैं या नहीं, और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उसी हवाले से हम बात करेंगे। सर, मैं आपसे अभी ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बात की कि मियाँ साहब आएंगे तो बहुत सारे और भी मंशूर जिसको पार्टी लेकर चलेगी, आवाम की बेहतरी और भलाई होगी, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस टाइम पे जो ज़रूरी अमल है वो है इलेक्शन का फुलफिल होना। आप क्या समझते हैं कि जनवरी तक जो है इलेक्शन जिसको मतवक्को किए जा रहे हैं हो पाएंगे या नहीं? देखें, जनवरी में इलेक्शन, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे तो लगता है कि जो हमारे इलाके हैं, मरी वाली साइड हो गई, आगे गलियात हैं, उसके आगे फिर आप देखें गिलगित वाली साइड है, उसके अलावा जो हमारे कोयटा वाली साइड पे ज़्यादा टाइप इलाके हैं,
उन इलाकों में बहुत सर्दी होती है और मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली जनवरी के अंदर वहाँ पर इलेक्शन हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर तो बर्फ़ पड़ी होती है, लोगों की जो गुज़रगाहें हैं वो ही बंद होती हैं, तो लोग वोट कहाँ से डालेंगे। मेरा ख्याल है कि ये कोई 10-15 दिन, महीना 2 महीना जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। इलेक्शन जनवरी में भी अगर करवाना चाहें, उनका कोई इंतज़ाम कर लें तो जनवरी में भी हो सकते हैं। और रही बात इलेक्शन होने या ना होने की, देखें ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, हमारी तो क्या सराहियाँ हैं कि भाई हो सकता है नहीं हो सकता। हम तो कहते हैं कि जो आईनी टाइम है उसके अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। हमारी लीडरशिप वापस आ रही है, इसीलिए आ रही है कि हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। हमारे लोग जो हैं वो मैदान अमल में ज़रूर उतरेंगे, अपना मंशूर लेकर लोगों के पास जाएंगे। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान के साए तले हम अपना मंशूर जो है वो आवाम को पेश करेंगे। ये जिन मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, उन मसाइल का जिक्र नहीं होगा, बल्कि उनका हल बताया जाएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से। तमाम मुस्लिम लीगी जो कारकुन हैं वो लाखों की तादाद में वहाँ पर जमा होंगे, क्योंकि मीनार पाकिस्तान में हमने जलसा भी अनाउंस किया है। तो मियाँ साहब अल्लाह रखे खैर इंशाल्लाह पहुँचें वहाँ पर, और हम भी उनके इस्तकबाल के लिए जाएंगे। हमारे हल्के से तैयारियाँ भी ज़ोरों शोर से जारी हैं, और फैसलाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के इलाकों से जो है वो लोग अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए लाहौर पहुँचेंगे। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये जो मुआशी तौर पर पाकिस्तान एक दलदल में फंसा हुआ है, उस दलदल से निकालने का फार्मूला जो है वो मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान, यादगार पाकिस्तान के साए तले इंशाअल्लाह वो अनाउंस करेगी और फिर उस पर इम्प्लीमेंट करके दिखाएगी। खाली बातों का ख्याली पुलाव नहीं बनेगा, खाली ये कि हम 50 लाख घर देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, इस तरह की बातें नहीं होंगी। मुस्लिम लीग नून जो दावा करती है वो करके दिखाती है, जो डिलीवर करने की वो बात करती है वो करके दिखाती है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड उठाएं, किसी भी हुकूमत के दौर में महंगाई को बैक गियर नहीं लगा, लेकिन अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब जब आई है, हमने डॉलर का रेट पीछे लेके आए, हम पेट्रोल का रेट 148 रुपये से नीचे लेकर हम 65 रुपये पे लेके आए। उसके अलावा हमने घी की, चीनी की, दालों की, आटे की, हर कीमत को जो है वो बरकरार रखा। तो इंशाल्लाह अब भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि इस तरह की दलदल से निकल कर मुल्क को तरक्की की राह पर चलाना। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, इंशाल्लाह हमारी नीयत ठीक है, हम काम करना चाहते हैं, हम इस पाकिस्तान को संभालना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को संभालना चाहते हैं, हम अपनी यूथ को संभालना चाहते हैं, और उनका हम मुस्तकबिल जो है वो रोशन देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मेरी पार्टी जो है वो डिलीवर करके दिखाएगी, और हम एज अ पार्टी वर्कर जो है वो अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। पार्टी की तैयारियां तो अरूज पे जैसे आप बता रहे हैं कि मतलब आप भी तैयारियां कर रहे हैं मियां साहब के इस्तेकबाल की। आपको क्या लगता है कि अवाम की ताकत उस दिन हमें देखने में नज़र आएगी? अवाम का कैसा रिएक्शन होगा, ये बहुत जो है ना देखने के लिए मैं खुद भी बेताब हूँ कि अवाम का क्या फ़ैसला होता है, अवाम किस तरह से उनको वेलकम करती है। देखें, अवाम ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हक़ में हमेशा फ़ैसला दिया है, और 21 अक्टूबर के हवाले से हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात हल्फन कह रहा हूँ कि खुदा की कसम लोग जौग दर जौग अपना नाम लिखवाने के लिए हमारे दफ्तरों में आ रहे हैं कि हमने भी मियाँ साहब का इस्तकबाल करने जाना है। हमने नहीं बुलाया उनको घर से, खुद लोग जोश और जज्बे के साथ आ रहे हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं,
कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने के लिए जाना चाहते हैं और आप अपने काफ़िले के अंदर हमें भी साथ लेकर चलें। तो ये बड़ी खुशाइंद बात होती है और ये एक लीडर की कमिटमेंट होती है अपनी आवाम के साथ, और लीडर की मोहब्बत होती है आवाम के साथ कि आवाम खुद ब खुद ऐसे ज़रिए ढूंढे कि मैं अपने लीडर तक कैसे पहुंचूं, और वो बेताब हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान के अंदर एक झलक देखने के लिए। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि लाखों लोग जो हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पार्टी का जो मंशूर है वो भी पेश करेंगे, और जो मामलात हमारी पार्टी ने सोचे हैं, जो हमने पॉलिसी मरतब की है, उस पॉलिसी का भी ऐलान करेंगे। और उसके साथ साथ इलेक्शन के लिए जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे, हमारे जो मेंबरान असम्बली हैं साबका और मौजूदा, वो तमाम जो हैं वो अपनी अपनी टीमों के हमरा जो हैं वो यादगार पाकिस्तान अपने लीडर की बात को सुनने के लिए इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और अगर मैं बात करूं फैसलाबाद के हवाले से, फैसलाबाद में चौधरी शेर अली का जो काफ़िला होता है वो ये तारीख़ है कि लाहौर में सबसे बड़ा जो जलूस है वो चौधरी शेर अली की क़यादत में फैसलाबाद से जाता है हमेशा से जी। और इंशाल्लाह अब भी उनके बेटे आबद शेर अली साहब क़यादत कर रहे हैं। वो हर यूनियन कौंसिल में जा रहे हैं, फैसलाबाद के तमाम गली मोहल्लों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर कारकुनों को मुतहर्रिक कर रहे हैं। हम भी अपने हलकों के अंदर कारकुनों को मुतहर्रिक कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम उस कायद का इस्तकबाल करेंगे जिसने पाकिस्तान को कुछ दिया है, जिसने पाकिस्तान को मोटरवे दी, जिसने पाकिस्तान से लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया, जिसने पाकिस्तान से गरीबों को सस्ते कर्ज़े दिए, जिसने पाकिस्तान में किसानों के लिए सस्ती खाद दी, जिसने पाकिस्तान में किसानों को सब्सिडी दी, जिसने पाकिस्तान के अंदर रोडों का नेटवर्क बिछाया, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री का बूम जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में आया। तो इस तरह के जो मामलात हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मैं ये समझता हूँ कि अजीम कारनामे हैं, और अब भी हम उनके अजीम कारनामों को इंतजार है कि 21 अक्टूबर आए और हम भी देखें कि आवाम का क्या फैसला है। बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके लिए भी, इलेक्शन के लिए तैयारियां, और दुआ यही है कि पाकिस्तान के हक में जो भी हो वो बेहतर हो। आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और तमाम देखने वालों के लिए भी मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि इलेक्शन में आप किसी को भी वोट कास्ट करें, वो आपकी ज़ाती राय है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपकी जो आवाम की जो सबसे बड़ी ताकत है वो वोट होती है, और अपनी ताकत का ज़रूर इस्तेमाल करें और सही जगह पर इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।